हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन प्रोज में। और आज हमारे साथ है भाई टॉपर धैर्य सूद। इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये खुद आपको बताएं। तो धैर्य, सबसे पहले यार आपका स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सीरीज में। और मैं जानना चाहूंगा, आप बता दीजिए कि आपने क्या कमाल किया है टर्म वन बोर्ड एग्जाम में इस साल। So thank you first of all for having me. Actually, my name is Dhairya Sood and I'm from Chandigarh. I'm studying in 16 Model School in Chandigarh. एंड जो कमाल आप लोग कह रहे हैं वो है कि मेरे टर्म वन के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। आई स्कोर्ड 186 अपॉन 190 मार्क्स, तो उससे मेरी परसेंटेज अराउंड 98% बन गई है मेरी परसेंटेज। तो यही गाइडेंस थी जो ट्विन ब्रोस के हेल्प से मिली एंड इतना अच्छा स्कोर कर पाया मैं। ठीक। सो धैर्य, थैंक यू सो मच, आप आज आए हैं इस इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। मतलब अगर देखते हैं तो भाई टर्म वन में सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो इनके गलत गए, बाकी सब इनका सही गया। सिर्फ 4 मार्क्स इनके कम हुए। मतलब मैं चैनल पर हमेशा बोलता रहता था कि भाई अगर मेरे इतने 96% आए और 4% कम हो गए तो वो पूरे एमसीक्यू में गए मेरे मार्क्स। और मेरे सामने आज एक ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिन्हें एमसीक्यू में ही सिर्फ 4 मार्क्स का कम किया, बाकी पूरे स्कोर कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एमसीक्यू में एक गलती होती है और आपके मार्क्स चले जाते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इंटरव्यू चालू करने से पहले कि धैर्य का नेचर बहुत अच्छा है। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ महीने पहले मुझे एक मेल आया था और वहां पर इनकी तरफ से लिखा हुआ था कि मैंने अपनी इंग्लिश की फाइल बना ली है और मैं चाहता हूं कि आप उसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो मतलब एक स्टूडेंट जो टॉपर है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है तो सच्ची बात कुछ नहीं हो सकती है। तो धैर्य, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे यार। टोटल 11 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके बाद भाई पूरे बच्चों के जितने भी डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इस इंटरव्यू की, तो इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। बाकी इंटरव्यू में क्या होता है, हम आपकी लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बट अब क्या है कि टर्म टू एग्जाम और बाकी कुछ स्टेट्स के एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गए। तो मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि बाकी बच्चों को मदद मिले। तब जो आखिरी 15 दिन 1 महीना बचा हुआ है उसमें कैसे वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर कर अच्छा स्कोर बिल्कुल आपकी तरह कर सकते हैं। तो चले फिर से थैंक यू सो मच कि आप आज आए हैं और बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं। तो सीधा चालू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए यही आ जाता है कि मैं चालू करना चाहूंगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट से। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सिलेबस हमसे हो जा रहा है, पढ़ाई पूरी हमसे हो जा रही है, लेकिन एक दो ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं जो जितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो पाते हैं। तो आपके भी ऐसे कोई सब्जेक्ट होंगे, तो उनका प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं आखिरी समय में कि उनमें आपके मार्क्स ना घटे। सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो हम उन्हें ना अपने मन में ही डिफिकल्ट बना के रखते हैं कि बस हो ही नहीं रहे हैं। तो एक तो वो प्रॉब्लम है कि हमारे मन में वो डिफिकल्ट है। अगर मैं अपना एग्जांपल आपको दूं तो मेरे लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें है कवर करने के लिए। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, आप जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लग रहा है, एक तो हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है, या तो वो ट्रिकी है, या तो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, या तो वो बहुत लेंदी है। वो टॉपिक काफी लेंदी है जो कवर नहीं हो रहा। प्लस हमें इस बारी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स लिखने हैं, हमें खुद से लैंग्वेज बना के लिखना है। तो हमें लगता है कि इतना सब कुछ कैसे लिखेंगे। तो मेरी यही आपके पास राय रहेगी कि सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए आप। डिफिकल्ट जो है, लेंदी है, उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक ही चीज, या तो वो टॉपिक डिफिकल्ट क्यों होगा क्योंकि एक ही चीज बार बार घुमा के लिखी गई है और आपको नहीं पता कि आप कौन सी वाली अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। या तो वो डिफिकल्ट है कि उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें डाली गई हैं। तो उसमें आप क्या कीजिए, आप सेगमेंट्स में डिवाइड कीजिए अपना टॉपिक जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो वो जो टॉपिक है वो होगा तो किसी चैप्टर का ही, आप उस टॉपिक को बाकी टॉपिक से रिलेट करके देखिए। जैसे ज्योग्राफी है, आप एग्जाम्पल उठा लीजिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। उसमें कितना कुछ है, हमें कितने सारे रूट्स याद करने हैं, कौन से बीच में स्टेशन पड़ते हैं, कौन से बीच में मार्केट प्लेसेस आती हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को अपने मैप से रिलेट कीजिए, आपकी मैप की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। प्लस उस चीज को सेगमेंट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट रूट अगर हम लें, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसको आप 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए जहां से आपको इजी लग रहा है, क्योंकि उसको जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको घटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसे पढ़ पाए, आप उससे पूरा टॉपिक समझ पाए, क्योंकि इस बार लिखने को आएगा, हमें अपनी लैंग्वेज खुद बनानी है। तो सबसे इजी यही होगा कि हम सारा कॉन्सेप्ट ग्रैब करें, पर आराम आराम से, और उसको इंटर रिलेट करके, ताकि हमें कॉन्सेप्ट की रिटेंशन अच्छे से रहे। ठीक है। रिसेंटली अभी इससे रिलेटेड मैंने पढ़ा भी था कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि गोल एक बहुत बड़ा बना लेते हैं कि मुझे टॉपर बनना है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता है।
इससे अच्छा है कि एक बड़ा गोल तो हमारे पास है ही कि मुझे टॉपर बनना है, उस गोल को और छोटे पार्ट में डिवाइड करें। जैसे हो सकता है कि भाई डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, उसको और छोटे में डिवाइड करें कि इसमें मुझे डिफिकल्ट क्या लग रहा है। और जब गोल आपका सबसे छोटा हो जाए तो हम देखें कि उस गोल को सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं पूरा। तो बिल्कुल आपने सही बोला है कि हम थोड़ा सा उसको डिवाइड करें और फिर उसको इंटर रिलेट करें एक दूसरे से, क्योंकि आंसर इस बार हमें मन से लिखना है। आप रटकर आंसर नहीं लिख सकते, आपको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद धैर्य मेरा आपसे अगला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था इसमें कि भाई बता दीजिए जो टॉपर रहते हैं वो कितने स्लॉट्स में पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, और एक दिन में पूरे सब्जेक्ट कर रहे होते हैं या किसी एक दो सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको अपना टर्म वन का स्ट्रैटेजी बताऊं, तो टर्म वन में क्या था, मैंने अपने थ्री स्लॉट्स डिवाइड कर रखे थे घंटे 1.5 घंटे के हिसाब से। तो मैं एक दिन में अराउंड 4 to 5 आवर्स पढ़ रहा था। एक स्लॉट होता था मेरा सुबह का, एक होता था शाम का, और एक सोने से पहले, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि उन्हें सोने से पहले जो वो पढ़ के सोए तो सब कुछ याद रहता है। तो मैं हर एक टाइम स्लॉट का फायदा उठा रहा था, क्योंकि सुबह आप सबसे फ्रेश होते हैं, आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स निपटा सकते हैं। दिन में आपके पास टाइम होता है, सब कुछ थम गया होता है, दिन में आपके पास कोई काम नहीं होता है करने को, तो उसमें आप अपने मॉडरेट सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। रात को आपको जहां लगता है, रात को आप वो दो, या तो आप कोई नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं रात को पढ़ने के लिए, या फिर जो आप पहले के 2 टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज करके सोइए। तो मेरा क्या था, मैं अराउंड 4 से 5 घंटे अपने आप को सिटिंग देता था। इसमें एक दो ब्रेक टाइम बहुत जरूरी है, क्वालिटी ब्रेक टाइम काफी जरूरी है, 10 to 15 मिनट्स का, क्योंकि अगर आप पढ़ते जाएंगे पिछला भूलते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर एक ही मोनोटोनस टोन में चलते जाएंगे तो ये होगा कि अच्छा ठीक है वो भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, बट अब आप मिक्स कर देंगे दोनों को आपस में। वो हम टर्म वन में सोच सकते थे कि हमें सिर्फ फैक्ट्स और इवेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इस बारी हमें सब कुछ डिटेल में खुद लिखना है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे, क्योंकि आपको एज इट इज अपने पेपर पे उतार के भी आना है। तो मेरा टर्म वन में भी ये था। अब अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं, तो मैं टर्म वन के लिए 1 या 2 सब्जेक्ट्स रोज करता था। एक अपने लिए आप गोल सेट कीजिए, एक रात पहले आप गोल सेट करके सोइए कि सुबह कितना करना है, अगले दिन कितना प्रोडक्टिव निकालना है, क्योंकि सबके टाइमलाइंस अलग चल रहे हैं, सबके लाइफस्टाइल्स अलग हैं। स्कूल में रूटीन बना होता था कि हाँ जी आपने इतने से इतने टाइम में जाना है, उसके बाद आप फ्री, आप जो मर्जी कर सकते हैं। अभी सबके घर में सबके हाउस होल्ड अलग है, सबके लाइफस्टाइल अलग है। तो आप अपने लिए खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, खुद का एक प्लान बनाइए। टर्म टू के लिए मैंने क्या किया है, वही टाइम स्लॉट्स वही हैं, सुबह पढ़ाई, दिन में पढ़ाई, रात को मैं उसको सब कुछ लिख के देखता हूँ कि रिटेन किया भी है या नहीं। तो अभी मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है, एक दिन में एक सब्जेक्ट करना, या एक दिन में एक चैप्टर करना। अगर कोई मुश्किल चैप्टर है तो एक ही वो करना। यही है, आप अपने पर्सनल गोल सेट करिए कि आपको करना क्या है अगले दिन, और उस हिसाब से आप अपने आप को प्लान कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले कहा था फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रहना है इंडिया के, कि हम रिजिड भी रहे, फ्लेक्सिबल भी रहे। एक रात पहले मैं पता रहे भाई कि कल मेरे गोल क्या है, इस हफ्ते के महीने में मैं कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर बीच में हमें ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि हम सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, तो आप फ्लेक्सिबल होकर चेंज भी करिए। और धैर्य, मैं आपको इसी क्वेश्चन में काउंटर क्वेश्चन भी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी कॉमेंट आते हैं जब भी मैं वीडियो में बोलता हूँ ना कि जैसे नया सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, कि स्टार्ट में अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत है, आखिरी में आप उसको 4-5 पहुंचा दीजिएगा। अब भाई आपके एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि आप 5 घंटे से पढ़ाई करते हैं, मैं नहीं मानता इस चीज को। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिन में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मुझे भी कमेंट यही आते हैं कि टॉपर 12 घंटे पढ़ाई करता है। तो अब आप मुझे बताइए मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हो, क्या सही में 5 घंटे में हो जाएगा सब आपका? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 आवर्स स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि रेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हसल इंपॉर्टेंट है। तो 12 घंटे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 8 घंटे की स्लीप के बाद 16 ही बचेंगे। तो आप, यही है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इतना बड़ा एस्पायर करके चले कि अगर 12 घंटे नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि 50% रास्ता तो तय हो चुका है, 50% जो आप करना चाहते थे वो हो चुका है, आगे 50% बाकी है। तो अगर आप इतने ह्यूमंगस गोल्स अभी से रख लेंगे कि नहीं 12 घंटे पढ़ाई करनी है, एक तो वो अनअचीवेबल है, वेरी फ्रैंकली, एक तो वो अनअचीवेबल है, मैं भी नहीं पढ़ता। और ऊपर से आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर देंगे। जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे, आपका ब्रेन नया इन्फॉर्मेशन लेने से ही मुकर जाएगा कि तुमने मुझे पहली 12 12 घंटे थका दिया, अब मैं क्या करूं। तो 12 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा। जो आप क्वांटिटी को आप यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, तो आप क्वांटिटी को आई गेस प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ। आप ये नहीं देख रहे कि कितना डीप में पढ़ सकते हैं और कितना डीप में आप आंसर्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेपर में। क्योंकि
एमसीक्यूज के टाइम तो था हमने जाना है टिक करके आ जाना है। एमसीक्यूज में बल्कि ऐसा हुआ भी है कि जितना रीडिंग टाइम था, कुछ पेपर्स आसान थे, जितना रीडिंग टाइम था उसमें पेपर सॉल्व भी हो गया था, उससे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं था। अब हमारे पास बिल्कुल आवर टू आवर का टाइम है, हमें सब कुछ लिख के आना है, रिवाइज करना है, अंडरलाइन करके आना है, अच्छे से अपना पेपर देना है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप अभी इस पे मत ध्यान दीजिए कि 12 घंटे पढ़ाई करनी है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि कितनी क्वालिटी की पढ़ाई आप कर पा रहे हो और कितना अच्छा आप रिटेन कर पा रहे हो। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मुझे तो इनफैक्ट ऐसे कमेंट आए थे कि कुछ टॉपर ऐसे होते जो 18 घंटे पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने बोला अगर कोई 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो सो कब रहा है, खाना कब खा रहा है। तो ऐसा नहीं है यार, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 4 घंटे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो आपका इतना हो जाएगा जितना आपका अभी आज से पहले नहीं हुआ होगा। सो क्वालिटी पर फोकस करिए, और जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो बिल्कुल उसमें पढ़ाई करने ही बैठिए। मतलब ये नहीं है कि बुक यहाँ पर है और दिमाग उस साइड लगा हुआ है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। धैर्य, इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन एक रिसोर्सेस रिलेटेड आता है कि भाई अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, इतनी सारी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई कौन सी ऐसी रिसोर्सेस आप जिन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम हो रही है कि वो गलत रिसोर्सेस से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे आपसे जानना है कि एक सही तरीका क्या है जिससे हम एक सही रिसोर्सेस को फॉलो कर पाए और हमें बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो हमारे स्कूल में एक कोटेशन बहुत पॉपुलर है, मैं आपके हम्म। साथ शेयर करता हूँ आज, कि एनसीईआरटी इज द बाइबल। हम्म। सब कुछ उसी से ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज आपको तब इंपॉर्टेंट आते हैं जब आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर हो गई हो, जब आपको पता हो कि चैप्टर में क्या है, तो आप अपनी गाइड्स लेके बैठ सकते हैं कि अच्छा चैप्टर में ये है, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा कैसा। हम्म। आप क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस ले सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज का, बट मैं कहूंगा अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली ना, जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा कि एनसीईआरटी घोल के पी लेना। हम्म। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तो आप फिर कोई भी गाइड उठा लीजिए, आप कोई भी सेकेंडरी सोर्स उठा लीजिए, आपको उसका आंसर आएगा, क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। उसके बाहर कुछ नहीं आता है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स मैंने अपनी जिंदगी में दिए, एनसीईआरटी के बाहर कुछ कभी भी नहीं गया। नहीं तो आता। अगर जो लोग, क्योंकि एक तो गाइड्स में बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी जरूरत होती नहीं है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। उसमें एक्स्ट्रा स्टार्ट्स दिए होते हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स दिए होते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप एनसीईआरटी पढ़िए और फिर अपने सेकेंडरी सोर्सेज पे जाइए देखने के लिए कि आपकी प्रेपरेशन कितनी हुई है। तो प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड, तभी इनका नाम प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, क्योंकि हाँ उसी हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। टर्म वन में बच्चों को प्रॉब्लम गई थी, उन्होंने एनसीईआरटी छोड़ दी। उसल वगैरह बुक और बहुत बुक आती, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो फिर वो सब बोलेंगे आप उसी बुक का बोल रहे हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज थी जहाँ पर मिसप्रिंट थी चीजें। तो जब चीजें मिसप्रिंट होती हैं तो वो वही बच्चे लिख कर आ गए। टर्म टू में ये गलती कर रहे हैं कि एनसीईआरटी छोड़कर बाकी चीज कर रहे हैं। अब बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है गलत आंसर लिख कर आ जाए, क्योंकि बुक में उसी से रिलेटेड कुछ और लिखा हुआ है या बुक में मिसप्रिंट है, बहुत चीजें हो जाती है। तो सबसे पहले आपको वो चीज से पढ़ाई करना है जिससे बाकी चीजें बन रही हैं, और वो है आपका एनसीईआरटी। अगर आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो गया तो उसके बाद आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आपको पता रहेगा कि कौन सी रिसोर्सेज सही है और कौन सी नहीं है। तो जितने भी टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने एक चीज तो नोटिस कर ली है कि ये मेन फोकस उसी चीज पर करते हैं जिसमें पूरा इनका इनपुट होता है। मतलब फर्स्ट हैंड पढ़ाई पर ये ध्यान देते हैं। मतलब एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं आपकी मेहनत लग रही है। तो जितने भी ये टॉपर्स होते हैं ना, ये फर्स्ट हैंड पर फोकस करते हैं, वो चीज जिसमें इनका पूरा मेहनत एफर्ट्स लगे, उसके बाद फिर बाकी चीजें देखते हैं। तो ठीक है दे, बहुत सही आपने बताया। आप इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, एक आर से रिसोर्स हो गया, अब आर से रिवीजन। कि भाई पढ़ाई जब हो गई है तो बच्चों को डाउट आता है कि रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन करने के बाद ये कैसे समझे कि मेरा रिवीजन हो गया है। अब बार बार फिर से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इतना टाइम अब नहीं है। तो एक स्मार्ट वे क्या होगा रिवीजन करने का आपके हिसाब से, आप कैसे करते हैं रिवीजन? तो रिवीजन के लिए अगर मैं कहूँ, आप सबसे पहले अपना पूरा कोर्स समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रिवीजन का तभी फायदा है। अगर आप अभी नोट्स लेके बैठ जाएंगे, नोट्स, क्योंकि अगर आप जितने भी डिटेल बना लीजिए, आप एनसीईआरटी को बीट नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें छोड़ना ही पड़ेगा नोट्स में, वरना वो वही बात हो जाएगी कि आप एनसीईआरटी अपने हाथों से लिख रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। रिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स के साथ काफी स्पेस खाली होती है, वहां पे कुछ नहीं लिखा होता। वहां पे आप अपने पैराग्राफ की समरीज बनाइए कि उस पैराग्राफ में दिया क्या हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं कि जब रिवीजन करने बैठे तो फिर से पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो जो समरी नोट्स आप बनाएंगे छोटे छोटे, जैसे पैराग्राफ के साथ आप एग्जाम्पल लीजिए हिस्ट्री में कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का, उसमें है फिफ्थ रिपोर्ट टॉपिक। आप उसके साथ एक क्वेश्चन बना लीजिए,
उसके नोट्स, उसके पॉइंट्स लिख लीजिए कि क्या क्या क्रिटिकल एनालिसिस है उस रिपोर्ट के बारे में। उससे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। और जब आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वही पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में रेफर करके लिख लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए कि वो पैराग्राफ कहाँ पे आ रहा है। सॉरी ये चलेगा आवाज के लिए। चलेगा। तो ये है कि आप जो नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि नोट्स एक तो पहली बात खुद प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हर, जैसे आपने पहले कहा, इंटरनेट अवेलेबल है हर जगह, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप दूसरों के नोट्स लेंगे, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाए होते हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें क्या इजी लगता है। आप नोट्स बनाइए कि आपको क्या इजी लगता है। अगर आप दूसरों के नोट्स पढ़ोगे, एक तो आपको कुछ याद नहीं होगा, अपने नोट्स बनाओगे, खुद लिखोगे तो पता रहेगा कि क्या लिखा है। साथ में जो पैराग्राफ के साथ आप पॉइंट्स बनाते रहेंगे वो आगे जाके बहुत हेल्पफुल आएंगे, क्योंकि हमें फिर जब बोर्ड शुरू हो जाते हैं तो एक दिन पहले हम सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, सब कुछ हम पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस क्या है। तो वो नोट्स तब बहुत काम में आएंगे जब आपने पॉइंट्स में लिखा होगा कि इस पैराग्राफ में दिया क्या हुआ था। जब आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ बिल्कुल इसी के साथ है। अलग से नोटबुक मत लगाइए, फिर आप तो जगल करते रह जाएंगे पेजेस के बीच। काफी जगह होती है एनसीईआरटी में साथ में दी हुई, वहां पे आप छोटा सा नोट बना लीजिए, और फिर जब आपको डिटेल रेफरेंस चाहिए तो आप पैराग्राफ से रेफर कर सकते हैं, वो वही है। वही, बहुत स्पेस रहता है और आपको पूरा कॉपी पेस्ट थोड़ी करना है, आपको अपने हिसाब से शॉर्ट में लिखना है कि भाई आपने इसे क्या समझा। आप उसको पढ़िए, अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार जब आप वापस से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको याद भी आने लगेगा, अच्छा हाँ मैंने उस दिन ऐसा ये लिखा हुआ था, ये मैंने अपने तरीके से बनाए हुए हैं। नोट्स अपने तरीके से बनाइए, और जितना समझ में आ रहा है सिंपल सा लॉजिक इतना है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। वो बोलते हैं ना कि हर चीज आपको थाली में परोस कर नहीं मिल सकती, कि भाई ये लो नोट्स, ये ले लो, आप पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको अपने एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आपकी हो सकती है। और आपने अपने अब एफर्ट्स दे जब दिए। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो आपके एफर्ट्स तो और डबल होने चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले लिमिटेड है, स्कूल वालों का रोल लिमिटेड हो गया। आपके जो एफर्ट्स है वो और ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि यू आर ऑन योर ओन, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और वो रिजल्ट जो आप लोगे इस बार आपको और प्राइड आना चाहिए रिजल्ट में, क्योंकि वो सारी आपकी मेहनत है। स्कूल का रोल भी बहुत लिमिटेड होता जा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, पूरी अब खुद की मेहनत हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के सहारे हम काम कर रहे हैं, पूरा आपका है, और आपको मेहनत करना भी चाहिए, उसी में मजा है। इसके बाद धैर्य, मेरा आपसे अगला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसी चीजें होती है यार जो हमें पढ़ाई से दूर कर देती है। सबसे पहले एक सबसे ज्यादा कमेंट आता है प्रोक्रास्टिनेशन, टालते जाते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद कभी आता नहीं, सीधा एग्जाम वाला दिन आ जाता है कि भाई अब पूरा सिलेबस बचा है, पढ़ाई नहीं हो रही, अब काम खत्म। दूसरा है, कुछ बच्चों को एक ये प्रॉब्लम थी, उनका कहना है हम आलसी नहीं है, हमें आलसी नहीं आती लेकिन एनर्जी नहीं रहती। मतलब पढ़ने भी बैठ जाएंगे ना तो कुछ दिमाग में ही नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी एकदम वीक फील कर रही होती, माइंड एकदम वीक फील कर रहा होता है। इसके बाद तीसरा इसमें मैं आपको बोल दूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे लोगों को, कि भाई ये मोबाइल चला लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और एक और चौथे नंबर पर इस पे चीज आती है, कुछ बच्चे ना मतलब हार मान लेते हैं, कि मतलब अब जैसे इतने दिन हो गए उनकी नहीं हुई पढ़ाई, तो गिल्ट में आ जाते हैं कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब मैं लेट हो गया, और हार ही मान लेते हैं कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़ाई से दूर कर देती है। तो भाई आप कंसिस्टेंट होंगे पढ़ाई में, तभी आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा, आपको लो फील नहीं होता होगा, तो थोड़ा इस पर आप बताइए। तो सबसे पहले मैं प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बोलना चाहूंगा, आई विल बी वेरी ब्लंट। आपको खुद ही रोकना पड़ेगा, आपकी अपनी विल है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन खुद ही रोकना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स 2-3 बार ताना मारेंगे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसके बाद वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। एंड रिजल्ट जो होगा वो या तो आपको अच्छा फील कराएगा या तो आप सफर करोगे। तो ये चीज है कि आपको खुद ही रोकना पड़ेगा। कोई जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लीजिए, आपको 1 घंटे तक मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद सब डाउन आ जाएगा। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन आपको खुद ही रोकनी पड़ेगी, कि जैसे 1-5 हो गया, चलो 1-10 पे पढ़ता हूँ, 1-15 पे पढ़ता हूँ, ये 5-5 मिनट एक्सटेंड ही होते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत मुश्किल होता है, बट आपके पास अभी भी टाइम है। जैसा आपने बहुत जगह आप तो देख भी लिया होगा कि 21 दिन में किसी चीज की आदत पड़ जाती है। तो शुरू कीजिए, छोटे से शुरू होगा, ऐसे नहीं है कि आप एकदम अपने आप को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ढाल लेंगे। शुरू कीजिए, अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करना आपको खुद ही बंद करना पड़ेगा। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको यही आपका परम धर्म ही पढ़ाई है। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? मोबाइल पे स्क्रॉल करना चाहते हैं? मोबाइल कभी नहीं बोलेगा रुक जा भाई, पढ़ ले, बोर्ड्स आ रहे हैं। कंप्यूटर लैपटॉप कभी नहीं बोलेंगे, ये आपकी इनर विल है। ये आपको, जब आप फोन पे बैठते हैं, आपको खुद उसका पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर मैं इतनी देर फोन चलाता हूँ तो उसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलता है कि नहीं। अगर मैं बुक्स लेके बैठता हूँ तो उसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलता है कि नहीं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आपको खुद आंसर मिलेगा।
सेकंड, जब आप बात करते हैं कि एनर्जी नहीं है या फिर मेंटल ओवरलोड हो गया, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। सब घर में बंद हैं, सब अभी दुनिया खुलनी शुरू हुई है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है कि अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है। अपने आप को ब्रेक दीजिए। सबसे पहली बात ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको जीना है, ठीक है। अगले साल आपके किसी और सिबलिंग का रिजल्ट आएगा, उसका पूरा रिलेटिव्स का ध्यान, सब रिलेटिव्स का ध्यान उस पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको अपने रिजल्ट के साथ जीना है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैं रिजल्ट अच्छा नहीं लाया तो बुआ जी क्या बोलेंगे, चाची जी क्या बोलेंगे। आप ये देखिए कि उस रिजल्ट के साथ आपको जीना है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एनर्जी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखिए, इट्स वेरी नॉर्मल। आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग इस चीज के थ्रू जाते हैं। तो इसके बारे में शेम फील करने की कोई बात नहीं है। जब मैं थोड़ा सा मेंटल एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हॉबीज अपनी परस्यू कीजिए, वॉक पे जाइए, थोड़ी देर गाने सुन लीजिए, थोड़ी देर, ये नहीं कि बस ले जा फोन रहे ऑन हैं। ऑन हो गए। तो ये है कि अपनी हॉबीज परस्यू कीजिए, जो चीज आपको रिफ्रेश करती है। सोना है, सो जाइए। पावर नैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद करता हूँ पावर नैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपको वो मेंटल एनर्जी अपनी रिस्टोर करनी आनी चाहिए। एक तो आप जितना अपने आप को मेंटली फीड करेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहेंगे कि चलो थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, आगे देखेंगे होएगा कि नहीं। आप एक पैराग्राफ से शुरू करेंगे ना, आपका एक पैराग्राफ में इंटरेस्ट बढ़ गया, आप खुद पूरा टॉपिक खुद कवर कर लेंगे। करेंगे। तो ये इंटरनल बैटल्स हैं, ये दोनों, प्रोकास्टिनेशन और जो आपकी वीकनेस है, ये दोनों इंटरनल बैटल्स हैं, ये आपको खुद ही लड़ने पड़ेंगे। थर्ड, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, मेरी सबसे इफेक्टिव टेक्निक, एक तो आपके पेरेंट्स, आपको पता ही है कितने ज्यादा फ्रीक आउट है कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, 12th के बोर्ड्स हैं। इस चीज को अपने ऊपर प्रेशर की तरह मत लीजिए, इनको एज एन एसेट यूज कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कीजिए, मम्मी को दे दीजिए कि मम्मा छुपा दो, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं कहाँ छुपाया है। ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब आपके सामने आपका फोन होगा ही नहीं, आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि फोन स्क्रॉल करना था, इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ नया पोस्ट किया होगा, उसको लाइक करना था। तो आप अपनी मम्मा को फोन दे दीजिए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपनी मम्मा को फोन दोगे ना कि मम्मा मेरे को मत बताना, मैंने पढ़ ही देंगे। तो यही है जो आपके अराउंड आपको लग रहा है कि प्रेशर बन रहा है, इसको एज एन एसेट यूज कीजिए, एज अ प्रिविलेज यूज कीजिए कि एटलीस्ट आपको कोई बोलने वाला है, आपको किसी और के लिए आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वही है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ये इंटरनल बैटल है और डिस्ट्रैक्शन आपको खुद ही हटानी पड़ेंगी, वैसे नहीं हटेंगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल अग्री करूंगा। सारी इंटरनल बैटल्स है, इसकी कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि चुटकी बजाई और भाई आपकी आलसी खत्म हो गई। आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा, दुनिया में कोई और आपको नहीं समझा सकता। लोग आपको सलाह जरूर दे सकते हैं कि यार आलसी मत करो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं समझता। तो सिंपल सी बात इतना है कि आपको खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को रियलिटी देखना पड़ेगा कि भाई इन चीजों की वजह से मेरी लाइफ में क्या हार्म हो रहा है मुझे, और उसके बाद फिर आप इससे डील करेंगे। और रही बात डिस्ट्रैक्शन वगैरह की, तो धैर्य ने बताया बहुत तरीके होते हैं, मोबाइल में फीचर्स आते हैं। सबसे सही तरीका यही है, अपने मम्मी पापा को फोन दे दो आप, वो आपको देंगे ही नहीं वापस। तो आप लोगों को बोलिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। तो वो आपको किसी भी ऐसी चीज में वो नहीं करेंगे जहां पर उनको समझ में आ रहा है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मोबाइल ऑफ कर दो, अरे बहुत चीज होती है। और मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, मैंने बहुत सारे, मैं जैसा बोल रहा हूँ, इंटरव्यूज मैंने लिए और धैर्य भी इस चीज को मानेंगे कि एक लिमिट के बाद आपका माइंड खुद समझ जाता है। फिर तो ऐसी सिचुएशन है कि आपके फोन में नोटिफिकेशन भी आएगा ना, तो आप देख कर हटा देते हो कि अरे बाद में, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको अंतर नहीं आता फिर उन चीजों से। लेकिन शुरुआत धीरे धीरे आप कर सकते हैं, पहले आप पेरेंट्स को दीजिए, ऑफ कर लीजिए, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। बात वही है, फर्स्ट स्टेप सबसे हार्ड होगा, हम्म। तो वो आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, वो आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जर्नी स्मूथ होगी। तो आप ये मत सोचिए कि हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, अरे करके तो देखो यार, सब होता है। और एक बार आपने अपने माइंड को अच्छी चीजों में लगा दिया, तो फिर आप पीछे नहीं जा सकते। इतनी अच्छी चीजें हैं दुनिया में। आज ही का आप एग्जांपल इस इंटरव्यू का ले सकते हैं। धैर्य हमारे बीच बैठे हैं, तो ये फ्री नहीं बैठे हैं कोई, इनके भी एग्जाम चल रहे हैं, टर्म 2 के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इनको लगा कि भाई एक इंटरव्यू अच्छी चीज है, वो टाइम निकाल कर आ गए। मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे भी कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं। आज पहला ऐसा दिन है जब ज्यादा हम लोग को प्रिपरेशन लीव मिला, मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। सो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका मन अपने आप उस चीज में लगने लगता है। तो धैर्य आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इसका धैर्य सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप सीयूईटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो उससे सीयूटी का रिलेटेड मेरा बता दीजिए। प्रिपरेशन हम्म। सीयूटी का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, तो आई एम प्लानिंग ऑन परस्यूइंग बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। हम्म। उसके लिए अब यही है कि आपका डोमेन स्पेसिफिक
जो है वो काफी बढ़ गया है, उसकी वेटेज काफी है। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि अरे ये क्या नया स्यापा है और होगा ही नहीं। पहली बात, जो प्लस 2 में पढ़ रहे हैं वही आएगा, तो चिंता मत कीजिए, आपने एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है, रिवाइज ही करना। सीयूईटी हो जाएगा। और जो आपको लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज पे आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है। चिंता मत कीजिए, जुलाई फर्स्ट वीक में है, आप 1 घंटा निकालिए सीयूटी के लिए, सिर्फ 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, जो आपको लग रहा है कि जो पोर्शन मेरे से नहीं होगा। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे पता है कि डोमेन स्पेसिफिक में इतनी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही सब कुछ काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसे ड्रॉप ही कर दिया है, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। मेरे को है कि अभी जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ रहा है और जनरल अवेयरनेस आ रही है, और लैंग्वेज है, लैंग्वेज काफी एडवांस, लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस आती है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो उसमें आप थोड़ा अपना बढ़ाइए, अपना ध्यान बढ़ाइए, क्योंकि आर्ट्स वाले हैं, हमारी तो मैथ्स छूट ही गई है 2 साल छूट से, गई है, सही बोल रहे तो हैं आप। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे कोर्स में मुझे मैथ्स टेस्ट जो है, अगर मैं एक कोर्स के ऊपर एम्बार्क कर रहा हूँ जो साइकोलॉजी है, तो उसके लिए मुझे मैथ्स की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपके कोर्स के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो आप 1 घंटा निकालिए, जो तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। जो आपको वीक लग रहा है आप उसको भी टाइम दीजिए, बाकी जो आपको पता है कि रिवीजन से भी हो जाएगा, उससे बाद में कवर कीजिए। अभी बाद में आप कर। बोर्ड्स पे थोड़ा, अब वही है, आपकी जो बोर्ड्स की परसेंटेज है वो थोड़ी पर्सनल हो गई है, कि आपको अच्छा लगना चाहिए आपकी बोर्ड्स की परसेंटेज का। यूनिवर्सिटीज में अब जहाँ पे आप चाहते हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन चाहते हैं, वहां पे आपको जरूरी नहीं है, तो आप सीयूईटी की तरफ थोड़ा ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने इसके लिए कोई कोर्स वगैरह भी परचेज किया कि आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं इसकी? और आगे नहीं, प्लान अभी से खुद आपके से कोर्स लेने के, कि अभी आपने नहीं सोचा था? आगे शायद, अगर मुझे लगता है कि थोड़ी इनएडुकेसी रह गई है पढ़ाई में, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं 15 जून को, तो 1 जुलाई में हमारा एग्जाम होगा। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी कमी रह गई है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप खुद देके देखिए कि आपको कितना आता है। अगर मुझे लग रहा है कि शायद मेरे कट ऑफ में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तब मैं जरूर लूंगा एक कोर्स, ताकि मेरी प्रैक्टिस एंड में फिनिशिंग फिनिशिंग टच जिसको बोलते हैं, फिनिशिंग टच आ जाए। पर अभी आई एम ऑन माई ओन, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अभी कोई कोर्स नहीं है मेरे पास। अभी मैं ये आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय अगर आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो खोलेंगे तो बस एक ही एडवर्टीजमेंट आता है सामने कि सीयू सेट का वो ले लीजिए, मतलब सीयूटी का कोर्स ले लीजिए। तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद सभी ने इस समय ले लिया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। चीज क्लियर हो गई है कि पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद देखिए कि आपको जरूरत भी है कि नहीं है। जी। अगर आपके पास, आपको लगता है कि लास्ट होप बची है, इसके बिना अच्छी मेरिट नहीं आएगी, तब लीजिए, क्योंकि खुद सब पॉसिबल है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मतलब आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये बोल दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत सारे लोग अग्री ही नहीं करते हैं इस चीज पर कि सब चीज खुद से पॉसिबल है। मैं भी अगर अपनी बात करता हूँ, मैं कभी कोचिंग नहीं गया, कभी मैंने ट्यूशन नहीं ली, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि जब खुद से हो रहा है तो फिर करने की जरूरत क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मना करूंगा उस चीज को। अगर मुझे भी फ्यूचर में कभी लगता है कि खुद से नहीं हो पा रहा है तो गाइडेंस जरूरी होती है, बट पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद धैर्य, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि भाई देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टर्म वन में भी अच्छा स्कोर किया होगा, अभी उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन एक ऐसा सेक्शन भी आता है बच्चों का जिनका भी नहीं हो पाया है कोर्स बहुत ज्यादा, और टर्म वन में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो थोड़े से उदास वैसे भी हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या अभी भी कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है? क्या अभी भी टॉपर बना जा सकता है? सो एक तो जिनके टर्म वन में अच्छे नहीं आए हैं, डिसहार्टन होके कुछ नहीं होगा। अगेन आई विल बी वेरी ब्लंट, जो हो गया वो तो हो गया ना, उसको अब आप नहीं पलट पाओगे, ठीक है। ऊपर से ये भी रूमर्स चल रहे हैं, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कि शायद टर्म वन की वेटेज थोड़ी घट जाएगी। तो आप उसको सोचिए ना, उसको आप अपना स्टेपिंग स्टोन मानिए, क्योंकि फेलियर, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी फ्यूचर की भी सारी पढ़ाई रुक जाएगी। आप यही सोचते रहेंगे कि काश टर्म वन में ऐसे मार्क किया होता तो शायद मार्क्स आ जाते। वो तो हो गया, अब तो उसको चेंज नहीं कर सकते, अब तो जो इनकी रीवैल्यूएशन विंडो है वो भी बंद हो गया, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि अच्छा, अगर अच्छे आए हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड, इसको और अच्छे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। मेरे अच्छे आए हैं, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरी वेटेज कम हो जाती है टर्म वन की, तो मुझे अब और मेहनत करनी है, और ताकि मेहनत करनी इतने ही पड़ेगी। मार्क्स फिर से आ पाए टर्म टू। जिनके कम आए हैं, डोंट वरी। अगर आप मान लीजिए कि 50%, अगर वेटेज कम नहीं भी होती है, और अगर आप कह रहे हैं कि आपके 10% मार्क्स कट ही गए हैं टर्म वन में, 50% भी अगर लग रहे हैं, अगर हम मान लें कि 50-50% वेटेज है, और आप कह रहे हैं कि पिछले टर्म में तो 40% ही है, 10% तो कट ही गए, अभी भी 50% आपकी हाथ में है। अभी भी अगर आप मेहनत करें, 90% आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि टर्म वन में तो बुरा हो गया, तो क्या पता टर्म टू में भी बुरा रहे। टाइम चेंज होता है, हालात चेंज होते हैं, पेपर भी, आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, आप चिंता मत कीजिए। सब हो जाएगा।
बस आपको मेहनत करना है। और देखिए, जैसे अगर आप अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आपका टर्म वन बिगड़ गया और उस चक्कर में आप परेशान है जिसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, यार अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं धैर्य ने टर्म वन में बहुत अच्छा स्कोर किया। अब इनको भी ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही है टर्म वन का वेटेज कम हो सकता है, तो ऐसे तो इनको भी टेंशन में बैठ जाना चाहिए कि मैंने तो इतनी मेहनत करी थी टर्म वन में, अब वो कम हो रहा है, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ गलत हो गया। ऐसा नहीं है, लाइफ हमेशा फेयर नहीं हो सकती आपके साथ कि हर चीज आप ही के फेवर में जा रही है। तो उस चीज को छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, जो होगा उसको देखा जाएगा। अभी हमें मेहनत पर फोकस करना है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो जो होगा मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आपने अपने पूरे एफर्ट्स दे दिए। बल्कि मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये सोच के चलिए, दिस इज द लास्ट टाइम आप स्कूल के पेपर दे रहे हैं, जी इसके बाद जी। आप कॉलेज चले जाएंगे। जस्ट एंजॉय द एक्सपीरियंस, दिस विल बी द लास्ट टाइम कि आप स्कूल में रहेंगे, आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो उसे एंजॉय कीजिए। एंजॉय आप करिए। सोचिए कि मैं इस मोमेंट को इतना स्पेशल कैसे बना सकता हूँ कि जो टर्म वन है वो जेलस होगा कि मैं उस जगह क्यों नहीं हूँ जो ये मेरे को सेलिब्रेट नहीं कर रहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमें लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए, और मैं भी हमेशा बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि अभी आप स्कूल में है या ट्वेल्थ और टेंथ में तो आपको बस पढ़ाई पढ़ाई करते जाना है, पूरी लाइफ खो देना है, ऐसा नहीं है। अच्छे दोस्त बनाइए, लोगों से मिलिए, एंजॉय करिए, क्योंकि एक बार ये दिन चले जाएंगे फिर वापस नहीं आते। आज जैसे अब हम लोग कॉलेज में आ गए यार, तो हमको याद आता है हमारे स्कूल के डेज। बट किस्मत ही अच्छी थी कि हमने ट्वेल्थ एंजॉय किया था, तो हमें कभी ये नहीं लगता यार कि ट्वेल्थ में से पढ़ते ही रह गए। लेकिन अगर उसके पीछे की क्लास में देखता हूँ तो मुझे भी रिग्रेट होता है कि टेंथ में शायद मुझे थोड़ा और एंजॉय कर लेना चाहिए था और लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। सो ये चीज एक मुझे समझ में आई है कि भाई लाइफ को एंजॉय करिए। इसलिए शायद उसको प्रेजेंट बोलते हैं, कोट भी बहुत एक वायरल है कि इसको प्रेजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्रेजेंट है आपके लिए, है। ये इस गिफ्ट है। गिफ्ट है आपके लिए, तो एंजॉय करिए। इसके बाद धैर्य, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि क्या टर्म वन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जैसे आप टर्म वन का पेपर देकर आए थे तो आपको एक्सपेक्टेड था कि आप टॉपर बनने वाले हैं? और पहले क्या, अच्छा इससे एक और बड़ा क्वेश्चन, कि जब आप ट्वेल्थ में आए थे तो उस समय आपने ये सोचा था कि मैं इस साल टॉप कर ही लूंगा टर्म वन में, मुझे कोई नहीं रोक सकता, या आपको भी डर लगता था होगा नहीं होगा? और क्या रीजन थे जिसकी वजह से आप टॉपर बन गए? तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। टेंथ के बोर्ड्स में मेरी परसेंटेज अराउंड 92 आई थी। मेरे हम्म। लोएस्ट मार्क्स थे सोशल साइंस में, अच्छा। मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे मैथ्स में। जी। उस टाइम मैं बहुत रोया था, मैं बहुत रोया था, मेरे को सोशल साइंस हमेशा से बहुत पसंद था। हम्म। तो मेरे टेंथ में सबसे लोएस्ट सोशल साइंस में थे, हाईएस्ट मैथ्स में थे। काफी देर रोया मैं, 1 1.5 घंटा काफी रोया मैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सीबीएसई को रॉन्ग प्रूव करूंगा, मैं हम्म। इनको दिखाऊंगा कि सोशल साइंस ही मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है और मैं वो करके दिखाऊंगा। हम्म। तो मैं इतना उस टाइम इतना डाउन चला गया था, मैं सोच रहा था कि आर्ट्स लूं भी क्या, अब क्या है, भगवान की तरफ से इंडिकेशन है क्या कि तेरे सबसे कम सोशल साइंस में है, सोशल साइंस ना ले। तो उस टाइम के बाद मैंने ये डिटर्मिनेशन ले ली थी कि अब तो आर्ट्स ही लूंगा और सीबीएसई को दिखाऊंगा कि नहीं, 88 बहुत कम है मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ। वाह। तो इसलिए मैंने परस्यू किया था, और ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि सीबीएसई को रॉन्ग प्रूव करना है। तो एक ये था। और जब टर्म वन के रिजल्ट्स, टर्म वन के एग्जाम्स खत्म हुए, इंग्लिश का एग्जाम नहीं था इतना अच्छा, मैंने खुद हम्म। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इंग्लिश के लिए काफी डर था कि नहीं होगा इतने अच्छे से। प्लस एमसीक्यूज जो होते हैं, या गलत हो गए तो गलत ही है, उसमें कोई खतरनाक। आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल सकते, कोई आपको डेफिनेशन के मार्क्स नहीं मिल सकते। तो अनसर्टिनिटी थी कि पता नहीं कितने आएंगे, और इतना नहीं एक्सपेक्टेशन था कि सिर्फ 4 नंबर ही कटेंगे, मेरे को लग रहा था इंग्लिश मेरे को डुबा देगी। बट सब कुछ ठीक रहा। तो आप ये मत सोचिए कि उसके किसी से आप, अगर आप अपने आप को कंपेयर करें कि उसके टर्म वन में अच्छा है तो उसी के टर्म टू में भी अच्छे आएंगे। हम्म। क्या पता उसके एमसीक्यूज में अच्छे आए हैं, उसके एमसीक्यूज में तुक्के लग गए हो हाँ भी हो सकता है। सकता है, हो क्या सकता है। पता कि क्योंकि आप अभी अपनी अब मैं बल्कि टर्म वन को लेके, टर्म वन का डिसीजन लेके बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि जो आपने कर दिया वो या तो सही होगा या तो गलत। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता, आपको ये नहीं दिखाने का मौका मिलता कि आपको कितना पता है। तो टर्म टू के लिए मैं थोड़ा सा और एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक्सप्रेस करने को मिलेगा अपने आप को। टर्म वन काफी अनसर्टन था, बट चलो टचवुड अच्छे आ गए मार्क्स। तो यही है, आप ये मत सोचिए कि जिसके टर्म वन में ही अच्छे आए उसकी टर्म टू में भी अच्छे आएंगे, क्या पता उनके टर्म टू बुरा हो जाए अगर उनका टर्म वन बहुत अच्छा हुआ है तो लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, इसको बिल्कुल दिमाग आप में रख सही के बोल रहे चलिए। हैं। इनफैक्ट मैं और मेरा भाई जो देव है, हम लोग आज से कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम जैसे आपके हुए और जो आपके रिजल्ट आए आपके स्कूल में, आपकी क्लास में जो रिजल्ट आए, जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक लगी है, सेकंड लगी है, थर्ड लगी है, अगर जस्ट कुछ दिनों बाद फिर से बोर्ड एग्जाम हो जाए तो हो सकता है पूरी लिस्ट भी चेंज हो जाए। जो 91 पर है वो 100 पर पहुंच जाए, 100 वाला 91 पर पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो आपका रिजल्ट बनाती है। सिर्फ आंसर फ्रेमिंग नहीं होता। जैसे आपने बोला भाई, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसकी फ्रेमिंग आपको पहले से बन रही हो,
कई बार ऐसा हो जाता है कि वही टॉपिक आ जाता है जो आपसे आपने छोड़ दिया हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी आ जाता है, आपकी मेहनत भी आ जाती है, आंसर फ्रेमिंग भी आ जाती है, बहुत चीजें होती हैं। सो वही है कि चीजें चेंज होती हैं। और देखिए हर चीज का दो साइड होता है। धैर्य के सोशल साइंस में सबसे कम आए इसलिए उन्हें ह्यूमैनिटीज ले लिया। और कोई होता तो ये बोल देता यार सोशल साइंस में मेरे इतने कम आ गए, मतलब मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। मतलब लोग ऐसी बात कर रहे हैं टर्म वन के रिजल्ट खराब होने के बाद कि पढ़ाई तो मेरे लिए बनी नहीं है, मैं तो एक फेलियर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इतना कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए यार कि अरे ये क्या रिजल्ट आ गया, मैं तो टॉपर हूँ, टॉपर बन जाऊंगा। और मैं बहुत वही ना, रिलेट कर अगर आपको पाया। लग रहा है कि आप टर्म वन में ज्यादा डिजर्व कर देते हैं तो वो उसको ओवरटर्न करके दिखाइए टर्म टू में। बिल्कुल नेगेटिव आपसे क्यों हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रही है। और मैं बहुत रिलेट कर पाया क्योंकि टेंथ में मेरे साथ भी ये हुआ था, और मेरे भी ज्यादा नहीं थे टेंथ में, मेरे 86.6% कुछ बने थे। तो मैंने घर में क्या बोला था, पहले तो मैं भी बहुत उदास हुआ कि इतना कम रिजल्ट आया मेरा। बट मैंने दूसरे दिन ये बोला था कि बोर्ड वालों को गलत प्रूफ करूंगा, मैं एक टॉपर हूँ, ये बोर्ड वाले गलत है। और मैं वो बोल के फिर ट्वेल्थ में फिर मैंने मेहनत करी थी। सो ऐसा ही है। इसके बाद धैर्य, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है यार। जब से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे एक चीज तो समझ में आई, थोड़े ऑब्जर्वेंट नेचर के हैं। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन का इतने अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, मतलब आपने कभी ना कभी उसको अपने थॉट प्रोसेस में डाला हुआ है। तो आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो भाई ऑडियंस को बिल्कुल सच सच बता दीजिए कि ऐसा क्या आप में अलग है जो आपको टॉपर बनाता है, और जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, टेंथ तक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। हम्म। टेंथ तक मुझे ऐसे था कि अरे वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से बेटर है। कंपैरिजन कभी ना कभी आपकी लाइफ में जरूर होगा। क्या ठीक। पता आपको अभी कंपैरिजन आ रहा हो कि ठीक। अच्छा वो टर्म वन में अच्छा कर गया तो अच्छा हाँ टर्म टू में भी वही मेरे से आगे रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनर कॉन्फिडेंस, जो मेरे को सबसे अलग बनाता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई नई चीज ट्राई करने से मैं डरता नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि यार चलो करके तो देखते हैं, क्या पता अच्छा ही हो। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो लोग मुझे कहते हैं कि एक तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है कि मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ पाता हूँ। प्लस जो कॉन्फिडेंस है मुझे अपने बारे में बहुत अच्छा फील कराता है, और वही कॉन्फिडेंस है जिसके सहारे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना डिजर्व करता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो आपका इनर बैटल अगर आपने एक बार जीत लिया ना, तो आप सबसे अच्छे सबसे यूनिक स्टैंड कर सकते हो। जो आपका इनर कॉन्फिडेंस है ना, आपने अगर अपने आप को वैलिडेट करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि हम लोगों को हम अपने आप को कभी कभार दूसरों के नजरिए से देखते हैं कि यार वो क्या हाँ। सोच रहा होगा, हम्म। अगर मेरे इतने नंबर आए हैं तो रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम्म। आपको किसी और से भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़े। यही है कि आप अपने अंदर अपना बिलीफ रखिए, आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए, तो आप दुनिया को भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। एकदम आप सही बोला, कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है, ये तो मैं भी रिलेट करूंगा। मेरे अंदर भी पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। और जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, उस दिन और भी चीजें डेवलप होने लगती हैं। आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे, डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। आप लाइफ में हमेशा पुश करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, आपकी आलसी खत्म होने लगती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको एक सेंस देता है ये कि यार मैं अच्छा हूँ, एक मतलब एक हाई लेवल पर काम करता हूँ, मैं लोगों से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं बड़े लोगों जैसा बनना चाह रहा हूँ। तो ये चीज एक कॉन्फिडेंस आपको दे देता है, और डर मिट जाता है। तो जब डर नहीं है आपके अंदर, तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि आपको डर नहीं रहता अंदर से। प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अपना कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। कुछ लोगों का कंफर्ट जोन ये 2 सालों में यही बन के रह गया है कि हाँ पूरी दुनिया ऑनलाइन है तो हम भी ऑनलाइन ही बैठे रहेंगे, और सब जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। अगर आप भी वही कर रहे हैं तो फिर आप दूसरों से अलग कैसे हुए। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेप ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर पैर रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने शेल में बने रहेंगे देयर विल बी नो ग्रोथ। जैसे ही आप नई चीज एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं टेंथ तक मैं ना कुछ लिख के नहीं देखता था, मैं बस हम्म। मेंटल बना लेता था, मैं कुछ लिख के नहीं देखता था। तो क्योंकि मेरे को लिखना पसंद ही नहीं था, मेरे को ऐसा था कि बस एग्जाम्स में लिखेंगे, हाँ अभी हाँ। लिखने की जरूरत। पिछले 2 सालों मैंने यही हैबिट कल्टीवेट की है कि खुद लिख के देखो। एक तो सबसे पहले राइटिंग इंप्रूव होती है, जो हम्म। इंपॉर्टेंट है अब टर्म टू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर भी 2 साल बाद पेपर चेक कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा वो समझ में आना डिटेल्स में नहीं चाहिए। जाएंगे। हम्म। उन्हें समझ आना चाहिए कि इस बच्चे को आता है और उसने तभी बिना कटिंग के या स्मूथली लिखा हुआ है। तो राइटिंग इंप्रूव करना यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखिए पैर, क्योंकि जैसे मैंने राइटिंग शुरू करी तो खुद पता लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। अगर आप अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप अचीव क्या कर सकते हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और मेहनत करते रहिए। नहीं, आपने बहुत सही चीज बोली है कि ये तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, एक जरूरी चीज है जो आजकल बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं।
इसके बाद धैर्य मेरा फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये आता है, ये मैंने पहले ऐड नहीं किया था लेकिन अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, कि मैंने नोटिस किया यार कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अभी सक्सेस नहीं मिली होती अपनी लाइफ में, अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर समझ में लगते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप टॉपर बन गए, मैंने अगर कभी टॉप कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो आपसे ऐसा बोलते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ तो सेट है, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुम्हारी तो वीकनेस ही नहीं है, तुम तो जो भी करोगे लाइफ में तुम्हें वहां सक्सेस मिल जाएगी। मतलब वो अपना माइंड ये बना लेते हैं कि जो भी उनसे लोग आगे हैं अभी सक्सेस के बेसिस में, सक्सेस भी कैसी, पढ़ाई हो गया या कोई एक चीज में आपने कुछ अचीव कर लिया, तो उनकी लाइफ सेट हो चुकी है, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टॉपर ही जानता है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप परफेक्ट हो गए हो, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। तो उन लोगों को आप मैसेज दीजिए जो अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, कि वो कम नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपैरिजन मैं अभी भी करता हूँ, अपना अपना हेल्दी कंपैरिजन मैं सबसे करता हूँ। तो एक दो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने समझाए हैं अपने आप को। नंबर वन इज कि यू कांट हैव इट ऑल। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ करने जाओगे तो कुछ ना कुछ पीछे छूट भी जाएगा। हमेशा पढ़ाई करते रहोगे तो दोस्त पीछे छूटेंगे, हमेशा दोस्तों के साथ रहोगे तो पढ़ाई थोड़ी सी पीछे छूटेगी ही छूटेगी। नंबर टू इज आप ये अपने मन में बिठा दीजिए कि हमेशा कोई ना कोई आपसे पीछे जरूर होगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे जरूर होगा। आप जितने मर्जी परफेक्शनिस्ट बन जाइए, अगर आप 90% रह रहे हैं तो ऑब्वियसली 90 से 100 के बीच भी कोई ना कोई होगा, और 50 से 90 के बीच में तो होती बहुत है। तो आप ये अपने आप को मना लीजिए कि जितना भी आप कर लीजिए, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, जो लोग समझते हैं कि टॉपर्स हैं, सॉर्टेड हैं, घर में भी खुशियां, स्कूल में भी खुशियां, तो सबसे पहली बात, ये सब कुछ बाहर सुंदर दिखता है, अंदर बहुत स्ट्रगल है। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ ठीक है, एक बार ही टॉपर बन गया तो हमेशा रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये मैंने आपको पहले बताया। ये है दूसरा कि आप ये जरूर दिमाग में रखिए, जितने भी आप सबसे बड़े इंसान भी बन जाएंगे तब भी किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा ही रहेगा। और चाहे आप जितने भी पीछे भी होंगे, कोई ना कोई आपसे पीछे भी रहेगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ही एक्सट्रीम हूँ, मैं या तो मैं टॉपर हूँ तो मैं हमेशा 100% वाले ही रहूंगा, या तो मैं अगर सिर्फ पॉइंट पे पास हो रहा हूँ तो हमेशा वही रहेगा। चेंज हमेशा होगा, और आप पॉजिटिव चेंज की तरफ अगर ध्यान देंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट्स भी देखने को बेटर मिलेंगे। रिजल्ट मिलेगी। ठीक है, और रही बात चेंज की, तो एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूंगा कि वो चेंज आपको लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं कि आज मैं फेल हो रहा हूँ कल पास हो जाऊंगा, आज पास हो रहा हूँ कल फेल होने लगूंगा, ऐसा नहीं। अगर कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो वो उसके लिए मेहनत करता है, और मेहनत वही कर सकता है जिसके माइंड में ये है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, जो मुझे कमेंट आ रहे हैं इस समय कि भैया मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपने मान ही लिया वो चीज, तो फिर आप मेहनत ही नहीं करोगे मान ही चेंज के लिया लिए। तो आप क्या करोगे फिर? क्या ही कर लोगे आप। ठीक है, इसका धैर्य आखिरी दो क्वेश्चन मेरे आपसे बचे हैं। एक क्वेश्चन चैनल रिलेटेड है, वो मैं तभी पूछूंगा, पहले आप मुझे आंसर कर दीजिए यस नो में। क्या आपने हमारे चैनल की फंसना पक्का है सीरीज फॉलो करी थी टर्म वन में कि नहीं करी थी? यस, टर्म वन में आपने करी थी, मैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी और पॉल साइंस। ज्योग्राफी और पॉल में करी, तो आपको ये भी पता होगा कि फंसना पक्का सीरीज से पूरे क्वेश्चन फंस रहे थे टर्म वन में, अगर हम हाँ रहे ज्योग्राफी की बात थे। करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा कोई ना, क्वेश्चन। ये चीजें देखना भी जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर पता लगता है। हम्म। और आपके तो एमसीक्यूज ऐसे थे कि एग्जैक्ट वैसे ही उठ के आ गए थे। ठीक है। नहीं तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि सबको पता चले कि उससे क्वेश्चन फंसे। मेरा ये, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि अगर मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब किसी चीज में होता है, तो वो इस चीज में होता है कि आज के स्टूडेंट मतलब किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं जानते, किसी चीज का फायदा उठाना नहीं जानते जो चीज सही है, और किसी गिफ्ट को भी उठाना नहीं चाहते। तो मैंने वीडियो में ये कहा था कि जैसे फंसना पक्का सीरीज आपके लिए गिफ्ट थी, कि भाई हमने बोल दिया कि इससे फंसना पक्का है, तो जितने भी बच्चों ने बहुत मन लगा के फंसना पक्का सीरीज को फॉलो किया था उनका आज फुल स्कोर हो रहा है टर्म वन में। ऐसे हम टर्म टू के लिए भी फंसना पक्का सीरीज बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और यूट्यूबर होंगे जो अपनी चीजें बना रहे होंगे, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू होना चाहिए लेकिन नहीं। तो मेरा आपसे पूछना है कि बच्चे, और बच्चों से जब मैंने पूछा तो मुझे समझ में आया, उनका कहना है कि कितनी चीजें करेंगे, आलसी हो जाती है, ये होता है वो होता है। तो आप मुझे बताइए कि एक बच्चे को जब पता हो कि ये चीज मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस समय उसको आलसी आ रही हो, तो वो कैसे उस आलसी को हटा के उस चीज को ग्रैब करे, और साथ साथ कैसे पता लगा कि कोई चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे को पता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट हाँ। है, सबसे पहली बात, आलस आता नहीं है उस चीज के हम्म लिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, फिर वो आपके सराउंडिंग फैक्टर्स नहीं है। अगर आपको पता भी है कि चीज इंपॉर्टेंट है और आप फिर भी हम्म। आप सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे या कभी और कर लेंगे, तो प्रॉब्लम फिर आपके साथ है। बिल्कुल सही। सिचुएशन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। ग्रैब अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी तो खुद आएगी नहीं है आपके पास। हम्म तो ये है कि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे इंटरनेट रिसोर्सेज हैं,
उनका यूज कितना अच्छा हो सकता है, कितने मैं ये भी कहूंगा आपकी फंसना पक्का है वाली सीरीज के अलावा मैंने ना जाने कितने क्वेश्चन बैंक्स देखे थे, ना जाने कितने बार गूगल पे सर्च किए थे सेम क्वेश्चंस। तो यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रोडक्टिविटी से एक चीज को यूज कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि आने वाले बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप तभी भी सीरियसनेस नहीं जुटा पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही, मैं यही आंसर सुनना चाह रहा था और इसलिए मैंने पूरा एक मतलब बोल सकते हैं स्टोरी आपको बताई कि फंस रहे हैं फिर भी लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जब मुझे ये कमेंट आए और मैसेज आए ना कि मुझे मालूम है ये चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके बाद भी मैं आलसी करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने बोला यार फिर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उसको कैसे ग्रैब करना है वो भी आपको पता है, लेकिन आप उसको छोड़ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते ही नहीं हो कुछ अच्छा करना। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ फंसना पक्का इसलिए बोला, इसका एक सिंपल रीजन ये था कि भाई मैं किसी और चैनल का नाम नहीं ले सकता, किसी वेबसाइट का नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किसी और का ठेका भी नहीं ले सकता, सिर्फ अपनी चीजों का ले सकता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी रिसोर्सेस आपको मिल रही हैं जिसकी लोग अगर तारीफ कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको करिए। वहां ये मत करिए कि यार बाद में कर लेंगे देख लेंगे। अगर आपको पता है कि कोई वीडियोस इंपॉर्टेंट है तो उसको करिए, आज कर लेंगे कल खुशी मिल जाएगी, नहीं तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है कि यार उस समय थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो सब हो जाता। तो ये धैर्य। इसके बाद अब बस आखिरी क्वेश्चन मेरा आपके लिए आता है और वो है कि भाई देखिए ये तो मेरे क्वेश्चन हो गए, अब आपके मन में भी कुछ होगा जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो फाइनल वर्ड्स क्या होता है जब इंटरव्यू की, जैसे मेरा भी एक बार इंटरव्यू लिया गया था 12th के बाद, तो मैं भी सोच रहा था कि यार ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका ये आंसर दे सकते हैं, इसका ये दे सकते हैं, थोड़ा दिमाग में चल रहा होता है क्योंकि हमारे लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के उस पर कुछ अगर एक मैसेज देना चाहते हो, एक मैसेज, 2 3 10 जितने आपको देना हो, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा है और एंड में स्किप नहीं किया है तो मैसेजेस थ्रू आउट द इंटरव्यूज मेरे तरह और मेरी तरफ से और गुरु की तरफ से आपको मिलते रहे होंगे। तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा रिपीट करके बोलूंगा कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि बस अभी मैं फेलियर बन के बैठ गया, तो अभी तो इससे भी ज्यादा बड़े चैलेंजेस आने हैं लाइफ में, आप कैसे फेस करेंगे। इनर बैटल लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, सिर्फ आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हजारों लाखों बच्चे सेम एक्सपीरियंस करते हैं, नहीं मन करता पढ़ने का, मेरा भी नहीं करता, कभी कभी नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं करता। अगर आप अपने अंदर से ही अगर आप अपनी जो अंदर से एनर्जी है उसे नहीं आ ही जगा रहा पा है। रहे, कभी भी नहीं जग। तो एक ये, दूसरी बात ये है कि हमेशा सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन सेम नहीं रहेंगे। अगर आप अभी फील कर रहे हैं कि अभी आप फेलियर है, मैंने बहुत लोग देखे अपनी लाइफ में, वो स्कूल में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, पर आगे जाके उनको जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आगे जाके जब उन्हें रियलाइज होता है कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, तो वो उसको ये नहीं सोचते कि अब तो मैं फेलियर बन गया, स्कूल में नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वो उस अपॉर्चुनिटी को भी आगे देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चेंज हमेशा आता रहेगा, आपको देखना है कि आप चेंज के साथ चेंज पॉजिटिव की तरफ हो रहे हो या नेगेटिव की तरफ हो रहे हो। थर्ड, कंपनी। सब बोलते हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं स्कूल में कि कंपनी अच्छी रखनी है, पंचुअल रहना है, ये हम सोच लेते हैं कि हम रट्टा मार लेते हैं कि हाँ होगा इंपॉर्टेंट, हमें नहीं है जरूरत पड़ने की। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंपल आपको लाइफ रूल्स देती है ना कि कंपनी अच्छी रखो, तो इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप लाइक माइंडेड पीपल के अराउंड रहोगे तो आपको वैलिडेशन खुद मिलती रहेगी। आप अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे नेगेटिविटी आएगी। फोर्थ है कि लाइफ, और लाइफ तो चलो अभी शुरू होनी है, अभी तो हम 18 के हुए हैं सिर्फ। ये है कि स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, आपको इंजॉय करना बहुत जरूरी है, यही आगे जाके मेमोरीज बनेंगी। वरना आप अगले अपने पिछले 18 साल देखोगे, आपको लगेगा कि डल लाइफ बिता दी, पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, मजे भी कुछ नहीं मारे। तो ये है कि बैलेंस बहुत जरूरी है, स्कूल और लाइफ का बैलेंस बहुत बनाना जरूरी है। और फाइनल मैं आपको यही चीज कहूंगा कि हमेशा चेंज आता रहेगा। आप ये मत सोचिए बस एक लाइफ एक इवेंट हो गया जिंदगी में तो वही वैसा ही वैसा चलता रहेगा। चेंज जरूर आएगा और वो आपको डिसाइड करना है कि चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव। थैंक यू। थैंक यू सो मच धैर्य, आपने इतने अच्छे से आंसर दिया। आखिरी में धैर्य के लिए यार बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके बाद अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उस पर सोच रहे हैं, सोच समझ कर आंसर दे रहे हैं, मतलब वो इंटरव्यू में अपना पूरा नॉलेज शेयर करने आए। तो मतलब आज धैर्य ने आपको जितनी भी चीजें इस इंटरव्यू में बताई हैं वो सब इन्होंने फॉलो करी है और उसी की बदौलत इनको इतनी सक्सेस मिली है भाई कि सिर्फ 4 मार्क्स इनके टर्म 1 में कम हुए। और हमें धैर्य पूरी उम्मीद है यार कि हम टर्म 2 के बाद भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, आप उसमें भी टॉप करेंगे।
सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और फिर से दिल से थैंक यू सो मच पूरी द ट्विन ब्रोस फैमिली की तरफ से कि आप आए और आपने अपना पूरा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। एंड आप सबको ऑल द बेस्ट, टर्म 2 के बाद मिलते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, चिंता मत कीजिए, बस अपने आप को अच्छे की तरफ पुश करते रहिए और कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका थैंक यू। इंटरव्यू।